दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। आज आपको जियोग्राफी में नया टॉपिक, नई चीज बताने चल रहे हैं। ये हमारा एग्जाम व्यू है जो सिविल सर्विस के लिए समर्पित है। सिविल सर्विस में विस्तार में जानना जरूरी हो जाता है। इसके साथ में स्टेट बीसीएस में भी, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से लिंक होते हैं। कोई एग्जाम नहीं होता, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, XYZ कोई भी एग्जाम कंपटीशन बेस में सभी। जियोग्राफी में सबसे पहले आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना जरूरी है। ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहते हैं, कॉस्मोस। अब ब्रह्मांड हम शुरू क्यों कर रहे हैं? जियोग्राफी के कारण। और जियोग्राफी शुरू क्यों कर रहे हैं? जियोग्राफी का मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट यदि हम शुरू करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले जियोग्राफी का हर जगह, यानी कि भूगोल का हर जगह वर्क लग जाता है, कार्य लग जाता है। इसलिए हम सबसे पहले भूगोल टॉपिक्स बताते हैं और भूगोल में सबसे पहले हम विश्व का भूगोल शुरू करते हैं। कारण क्या है? यदि हम भारत का भूगोल शुरू करते हैं तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन कोई क्रिएट ना हो दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि जियोग्राफी विश्व भूगोल से शुरू किया जाए। विश्व भूगोल में सबसे पहले ब्रह्मांड शुरू करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो यहीं पे आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ब्रह्मांड एक जब टॉपिक्स है भूगोल का, तो भूगोल के पिता कौन रहेंगे? सबसे पहले भूगोल के पिता को आपको जानना चाहेंगे। भूगोल के पिता यूनान के एक दार्शनिक थे, खगोल वेत्ता थे, भूगोल शास्त्री भी मान सकते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान थे। नाम सुने होंगे हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। जियोग्राफी जबकि शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने लाया था। जियोग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने लाया था, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। हिकेटियस ने अपनी एक पुस्तक लिखा है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस में पृथ्वी का वर्णन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विश्व गोलक किसने बनाया है? विश्व गोलक के बारे में देखे होंगे, नाम सुने होंगे। विश्व का गोलक मार्टिन बैहन ने विश्व का गोलक बनाया था, जबकि विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सिमेंडर को माना जाता है। और जियोग्राफिका का शब्द इरेटोस्थनीज ला रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मांड को जानने के लिए आपको जानना जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मांड है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कारण रहा है। अनेक क्वेश्चन उठेंगे इस पे। तो ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का, आज से 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पूर्व की घटना है कि बताते हैं वैज्ञानिक खगोल शास्त्री बताते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक स्थान पर केंद्रित हो रहा था, सिकुड़ रहा था अनंत काल तक। क्या हो रहा था? सिकुड़ रहा था। 15 अरब वर्ष पहले की घटना है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक स्थान पर सिकुड़ रहा था, केंद्रित हो रहा था और इसमें सिकुड़ना बंद हो गया। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। 13.5 अरब वर्ष पहले, 13.5 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड अब सिकुड़ना बंद हो गया। और सिकुड़ना जब बंद हो गया तो इस ब्रह्मांड में एक विस्फोट हो गया। क्या हो गया भैया? एक विस्फोट हो गया। अब विस्फोट क्यों हो जाएगा? सपोज करिए ये पत्थर है या कोई टुकड़ा है, या मान के चलिए ये है लोहा है या ईंट है या पत्थर है। इसको आप दबाएं, प्रेशराइज करें, यानी कि हथौड़े से इसको पीटें और दबाना चाहें, ठोस करना चाहें। जब इसके अणुओं की संख्या
अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अणुओं जो अंतरा अणु का अवकाश कम हो जाएगा, यानी कि अणु पास पास आ जाएंगे और पास करना चाहेंगे नहीं होंगे तो इसमें विस्फोट होना स्वाभाविक है, टूट जाएगा। इस तरीके से ये विस्फोट हो गया। अब छोटा मोटा ये विस्फोट दोस्तों नहीं है, बहुत बड़ा विस्फोट है, बहुत बड़ा विस्फोट है। इसलिए इस विस्फोट को नाम दे दिया गया महाविस्फोट, नाम दे दिया गया महाविस्फोट। इसको हिंदी में महाविस्फोट कहा गया, जबकि इंग्लिश में बिग बैंग कहते हैं। लेकिन बिग बैंग ऐसे नहीं लिखा जाता है, बिग बैंग एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। बिग बैंग की घटना कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है, कई लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग बताया है। इसमें सबसे ज्यादा जॉर्ज लेमेंतेयर का नाम प्रमुख आता है। इन्हें जॉर्ज लेमेंडिया भी कहते हैं, लीमेंडिया, चाहे जॉर्ज लेमेंतेयर के हैं, जॉर्ज लेमेंडिया बातें की है, लीमेंडिया। तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस महाविस्फोट के बारे में बताया और इनको सर्वमान्य मान्यता मिला है। जॉर्ज लेमेंतेयर के सिद्धांत को एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि कर दिया। क्योंकि इस पे एक सिद्धांत दे दिया, इसलिए इस महाविस्फोट को महाविस्फोट सिद्धांत नाम दे दिया गया। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। इसे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी कहा गया, महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया। तो इसका मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने, जॉर्ज लेमेंडिया ने। बिग बैंग सिद्धांत ने, बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? ब्रह्मांड में विस्फोट से है। ये आज की घटना नहीं है, काफी पुरानी घटना है और एकमात्र परिकल्पना है, ब्रह्मांड की एक परिकल्पना है। किसी ने ऐसा देखा नहीं, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया जाता है, प्रयोगों द्वारा कुछ सिद्ध भी किया गया है। अभी तक सर्वमान्यता इन्हीं को मिला है। अब इस महाविस्फोट के बाद दोस्तों क्या होगा? जब ये विस्फोट हो जाएगा तो क्या होगा, सोचिए। जैसे आप कोई पटाखा दगाते हैं, कोई बम दगाते हैं, कितनी मात्रा में, अपार मात्रा में ऊर्जा निकलता है, तो ऊर्जा निकलेगा कि नहीं? क्योंकि छोटा मोटा विस्फोट नहीं है, बहुत बड़ा विस्फोट है, जिसे महाविस्फोट कहा गया। तो अपार मात्रा में ऊर्जा निकला है, ऊर्जा में ध्वनि होगा, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश निकलेगा, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें और क्या निकलेगा? गैस निकलेंगे। गैसों में हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, मेथेन हो सकता है, ईटीसी अनेक गैसें हो सकती हैं, बहुत सी गैसें। सपोज करिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो जल का निर्माण करेगा कि नहीं? जल का निर्माण जब हो जाएगा तो तुरंत, चूंकि विस्फोट हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी रहेगा, तो जल बनते ही तुरंत जलवाष्प बनेगा। इसी में गैस भी रहेगा, इसी में गैस, इन्हीं गैसों से अनेक प्रकार के सब बन रहे हैं। ये जो गैस बन रहे हैं, इन्हीं गैसों का एक पुंज है। गैसों के पुंज को नेबुला कहा गया है। गैसों के पुंज को क्या कहा गया? नेबुला। नेबुला ऐसे लिखा जाएगा, नेबुला, जिसको हिंदी में निहारिका भी कहते हैं, निहारिका। नेबुला कहिए या निहारिका कहिए, गैसों के पुंज को नेबुला या निहारिका कहा जाता है। दोस्तों एक गैसों के पुंज को नेबुला या निहारिका कहा गया। यही बाद में रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ का काम करता है। इन्हीं नेबुला से तारों का निर्माण हुआ, इन्हीं नेबुला से तारों का निर्माण हुआ और इन्हीं जलवाष्प, धूल कण, इसमें धूल कण भी रहेगा। जब ऊर्जा विस्फोट होगा, धूल कण रहेंगे, डार्क ऊर्जा रहेगा, डार्क एनर्जी रहेगी। डार्क एनर्जी लगभग 83% पूरे ब्रह्मांड का। धूल कण, डार्क एनर्जी, प्रकाश, धूल कण गैसों से, नेबुला से, पृथ्वी,
यानी कि ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्काश, धूमकेतु, पुच्छल तारे, अनेक चीजों का निर्माण हो गया धीरे धीरे, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब ये जब विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट के बाद में बना क्या है? इस विस्फोट के बाद में लगभग 83%, ये डाटा नहीं याद करना है ना पूछेगा, बना क्या है? डार्क ऊर्जा, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। डार्क ऊर्जा, डार्क ऊर्जा के साथ क्या बना है? ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है? ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी के केंद्र में स्थित है। मंदाकिनी मतलब अरबों तारों का समूह जो धुंधला दिखाई देता है, अरबों तारे के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। और एक मंदाकिनी में एक ब्लैक होल होता है, उसी के चारों ओर तारे चक्कर लगाते हैं। कभी कभी एक मंदाकिनी में एक ब्लैक होल के पास में एक ब्लैक होल और होता है, जिसे जुड़वा ब्लैक होल भी कहते हैं। उसका टॉपिक बाद में आएगा, बाद में देखिएगा। इसमें और क्या बनेगा? ग्रह बनेंगे, उपग्रह बनेगा, तारे बनेंगे, ETC, और इन सब को मिला करके एक बन जाता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के निर्माण का प्रक्रम ये रहा है, और एकमात्र एक परिकल्पना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो क्वेश्चन ये पूछता रहता है, नेबुला क्या है, निहारिका क्या है? तो गैसों का पुंज ही नेबुला है, यानी कि निहारिका है। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, यानी कि किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर, यानी कि जॉर्ज लिमेंडिया ने दिया है। ब्रह्मांड में विस्फोट हो जाना महाविस्फोट सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत के बाद में क्या प्राप्त हुआ? ये सब प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में डार्क एनर्जी प्राप्त हुआ है। ब्लैक होल क्या है? मंदाकिनी के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर तारे चक्कर लगाते हैं, यानी कि ब्लैक होल गुरुत्वीय संतुलन का स्वामी है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? यानी कि ग्रह, उपग्रह, तारों का निर्माण कहां से हुआ है? इन्हीं विस्फोट के बाद में हुआ है। और तारों का मुख्य रूप से निर्माण नेबुला से। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब दूसरा हम आपको चीज बताने चल रहे हैं दोस्तों। ये जब महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के बाद में अभी बार बार शब्द पढ़ रहे हैं नेबुला, NEBULA, नेबुला, जिसे निहारिका भी कहते हैं। ये है क्या? गैसों का पुंज है। ये तीनों एक ही शब्द है, नेबुला, निहारिका। ये गैसों का पुंज है दोस्तों, गैसों का पुंज। गैसों के पुंज को नेबुला, निहारिका कहते हैं। और इन्हीं से तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण होते ही अनेक प्रकार के ग्रह, ग्रहों के निर्माण होते ही अनेक प्रकार के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्काश, धूमकेतु, पुच्छल तारों का निर्माण हो गया। इसका टॉपिक्स बाद में विस्तार में जानेंगे, लेकिन इतना जाने नेबुला से, नेबुला किसे कहा गया? गैसों के पुंज को। और इन्हीं नेबुला से तारों का निर्माण हुआ। अब तारों के निर्माण होते ही एक तारा नहीं बनेगा, बहुत से तारे बनेंगे, अरबों तारे बनेंगे। अरबों तारे, ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं। अरबों तारों के समूह को, अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहा गया। मंदाकिनी, मंदाकिनी मीन्स गैलेक्सी, GALAXY, गैलेक्सी। अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहा गया। अब गैलेक्सी एक बनेगा कि बहुत से? सवाल ये है, गैलेक्सी एक बनेगा कि बहुत से? अब क्वेश्चन है मंदाकिनी। मंदाकिनी किसे कहते हैं, यानी कि गैलेक्सी किसे कहते हैं? दोस्तों मंदाकिनी किसे कहते हैं, गैलेक्सी किसे कहते हैं? यानी कि अरबों तारे, अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, जो धुंधला दिखाई देता। तारे कहां से आए? नेबुला से। नेबुला कहां से आया? ब्रह्मांड में जब महाविस्फोट हुआ, उसके बाद में अनेक प्रकार की गैसें निकली, उन्हीं गैसों से, गैसों में अनेक प्रकार के गैस थे, उन्हीं गैसों से धीरे धीरे, जैसे जितने भी तारे हैं सब एक सूरज है, और हमारा सूरज एक तारा है। तारा है यानी कि हमारा सूरज क्या है? एक तारा, सूर्य।
हमारा सूर्य क्या है? एक तारा है। और इसमें है क्या? हाइड्रोजन के नाभिक का संलयन। केवल हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है क्या? गैस। और गैसों के पुंज को क्या कहा गया? नेबुला। यानी कि नेबुला से ही तारे का निर्माण। क्योंकि तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयन होने रहते हैं। इसका मतलब नाभिक संलयन से नाभिक मिलेंगे, परमाणु के नाभिक मिलते हैं, तो हाइड्रोजन के संलयन से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलता है। इसका मतलब हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो अब आइए सूरज, ये जितने भी तारे बने हैं, एक दो तारे नहीं, अरबों तारे हैं, अरबों तारे बनेंगे, उन्हीं में से एक हमारा सूरज भी तारा है। इसी सूरज में हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन हो गया, यानी कि ये गैस है। गैस मतलब गैसों का पुंज होगा। ये गैसों का नहीं, बहुत से गैस होंगे, गैसों का नहीं पुंज होगा। इन्हीं गैसों के पुंज से इसका मतलब तारे का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? तारों के पुंज से क्लियर ना आए, यहाँ से सूरज में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन। हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन मतलब अपार मात्रा में ऊर्जा, अपार मात्रा में ऊर्जा हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब गैसों का एक पुंज है। गैसों का जब एक पुंज है, इन्हीं गैसों के पुंज से तारे का निर्माण हो गया। एक तारे नहीं, बहुत से तारे बनेंगे, और बहुत से तारे बन गए। बहुत से तारे, दो नहीं, बहुत से तारे बन गए। इन्हीं अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी नाम दे दिया गया। अब जब मंदाकिनी का निर्माण होगा, तारे का निर्माण होगा, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। आज से लगभग 10 अरब वर्ष पहले, 9.5 से लेकर 10 अरब वर्ष पहले की बात है। 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। 15 अरब वर्ष पहले की घटना है कि इसमें सिकुड़ रहा था। तो विस्फोट होने के बाद तुरंत कार्य नहीं होगा, धीरे धीरे कुछ समय लगेगा। यानी कि 9.5 से 10 अरब वर्ष पहले की बात है, पूर्व की बात है। प्रथम पीढ़ी के तारे का निर्माण हुआ। लगभग 6 अरब वर्ष पहले की बात है, 6 अरब वर्ष पूर्व की बात है। द्वितीय पीढ़ी के तारे का निर्माण हुआ। प्रथम पीढ़ी के तारे का निर्माण यहाँ पे हुआ रहा है, दूसरी पीढ़ी का तारे का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। यानी कि हमारा सूरज इस पीढ़ी का तारा है। हमारा सूरज चूंकि युवा अवस्था में है, इस अवस्था में है, 6 अरब वर्ष पहले हमारे सूरज का निर्माण हुआ, तारे का निर्माण हुआ। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आज से 5 से लगभग 6 अरब वर्ष बाद में हमारा सूरज वृद्धावस्था में जाएगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हमारा सूरज युवा अवस्था में है। हमारा सूरज एक तारा है, जितने तारे हैं सब सूरज हैं, और हमारा सूरज भी एक तारा है। और हमारा सूरज जो है युवा अवस्था का तारा है, युवा अवस्था का तारा है, जो द्वितीय पीढ़ी का तारा है। तो जब तारे युवा अवस्था में है, इसका मतलब तारे पहले शैशवावस्था में रहे होंगे। इसका मतलब ये तारा वृद्धावस्था में जाएगा। जब तारे शैशवावस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में जा रहे हैं, तो तारा जो शुरू में बना था, तारों का समूह 9.5 से 10 अरब वर्ष पहले जो तारे बने थे, इसका मतलब शुरुआत में जो तारे बने, तारों के समूह को मंदाकिनी कहा गया। इसका मतलब मंदाकिनी भी शैशवावस्था में होगी, मंदाकिनी भी युवावस्था में होगी। इसका मतलब मंदाकिनी भी वृद्धावस्था में होगी। तो जो शुरुआत में मंदाकिनी थी, मंदाकिनी शुरुआत में थी, वो शुरुआत के मंदाकिनी को शैशवा अवस्था का कहा गया। शैशवा अवस्था की मंदाकिनी, फिर युवा अवस्था की मंदाकिनी, युवा अवस्था की मंदाकिनी, फिर वृद्धावस्था की मंदाकिनी, या प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं, वृद्धा के पहले प्रौढ़ा भी आएगा। तो शैशवावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की मंदाकिनी। मंदाकिनी मतलब गैलेक्सी, आपको बताया गया है GALAXY, गैलेक्सी जिसे कहते हैं। मंदाकिनी है क्या? अरबों तारों का समूह है जो धुंधला दिखाई देता है, साफ नहीं दिखता है, इसी को मंदाकिनी कहते हैं। इसकी जो शैशवावस्था की मंदाकिनी, इसकी संख्या ज्यादा नहीं। इसकी कल्पना आप ऐसे इमेजिनरी कर सकते हैं, इसकी 3% है। ऐसा मानना है लगभग ये 80% है और ये 17% है।
अगर भूल जाए तो भी समझ लीजिए भारत में बार बार लोग चर्चा करते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं युवा, हमारे देश की युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कहते, श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं हमारे देश की युवा। विश्व में भी चर्चा होती रहती है, युवाओं की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब युवा अवस्था की मंदाग्नि की संख्या ज्यादा, शैशवावस्था की संख्या उससे भी कम होती है, इससे ज्यादा वृद्धावस्था की। तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी ज्यादा? युवा अवस्था की। इसका मतलब मंदाकिनी की संख्या ज्यादा। बस परसेंटेज नहीं जानना है, न पूछेगा, लेकिन इतना जानना मंदाकिनी कितने प्रकार, 3 प्रकार है। ज्यादातर जितने भी मंदाकिनियां ज्ञात हैं उसमें से ज्यादातर मंदाकिनी की संख्या 80% है। अब ये जो शुरू में मंदाकिनी बना है भैया, शुरू में जो मंदाकिनी बना है, ये मंदाकिनी बताओ इसका आकार कैसा होगा, आकृति कैसा होगा, आयतन कैसा होगा? जो सब जो शुरुआत में बनता है इसका आकार आकृति निश्चित होगा कि अनिश्चित? निश्चित कि अनिश्चित? अनिश्चित होगा। क्यों? जैसे सोच के लिए कोई बच्चा इतना बड़ा है, अब इसका आकार ऐसे रहेगा क्या? इतने बड़ा है, इसका आकार इतने रह जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब आकार आकृति बढ़ता जाएगा, इसका मतलब निश्चित नहीं था, इसका मतलब अनिश्चित है। शैशवावस्था की आकृति एवं आकार आयतन जो भी था वो अनिश्चित था, क्योंकि शैशव मतलब बच्चा का आकार ऐसे रहेगा, बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आकृति आकार बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा, इसका मतलब अनिश्चित। इसकी संख्या ज्यादा नहीं, पूछता नहीं, केवल जानना है। युवा अवस्था की संख्या क्या है? लगभग 80% है। जितने भी युवा अवस्था की मंदाकिनी देखी गई अभी तक, जो ज्ञात युवा अवस्था की मंदाकिनी है, इनका आकार सर्पिल है। सर्पिल मतलब सर्पिलाकार, जैसे सर्प होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे इसी तरीके के टेढ़े मेढ़े ऐसे होते हैं। टेढ़ा मेढ़ा अच्छा लगता है देखने में, युवा में लोग टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा दिखाते हैं, अच्छा भी रहते हैं। युवा अवस्था में लोग टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छा लगते हैं। ऐसे समझ लीजिए युवा अवस्था की मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिला। याद करने का टेक्निक बता रहे हैं। युवा अवस्था की मंदाकिनी जो भी खोजी गई अभी तक, इनका आकार कैसा? सर्पिल। सर्पिल मतलब टेढ़ा मेढ़ा, सर पे सब जैसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे कोई आकृति टेढ़ी मेढ़ी से बना दिया जाता, अच्छा लगता। सीधे सीधे खींच दिया गया, कहेंगे लाइन खींचा गया है, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ज्यादातर युवा अवस्था की मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। जबकि वृद्धावस्था की आकार में, जैसे देख लीजिए, जितने भी याद करने का टेक्निक ऐसा है नहीं, केवल याद करने का टेक्निक बता रहे हैं। वृद्धावस्था में जैसे ज्यादातर पुरुष या महिलाओं में सर्च करेंगे, ज्यादातर लोगों की आकृति बड़ी हो जाती है। युवा अवस्था में उतने बड़े नहीं रहते हैं, शैशव में तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन जब लोग वृद्ध होते हैं उनकी शरीर बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाते हैं, फूल जाते हैं लोगों के शरीर। तो इसे मान के चलिए इसका आकार एवं आकृति जो होता है बढ़ जाता है। आकार एवं आकृति यानी कि आयतन जो होता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। इसका आकार एवं आकृति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे आकार एवं आयतन अनिश्चित होगा, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निश्चित तो रहेगा ही, लेकिन बढ़ जाएगा। और इसका आकार एकदम सर्पिल, सुंदर, मंदाकिनी सुंदर। क्लियर हो गया? इस प्रकार की मंदाकिनियों की हमारी आकृति है। मंदाकिनी क्या? अर्बुदारों का समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। इसमें इनकी आकार इस तरीके के हैं। अब इनमें से आपको देखना है हमारी मंदाकिनी कैसी है। अब आपको देखना कि हमारी मंदाकिनी अच्छी होगी कि ऐसी होगी कि अच्छी? दिमाग दौड़ाइए। हमारी मंदाकिनी आप चाहेंगे ऐसी होगी, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा सुंदर हो, अच्छी हो, सर्पिला। इसका मतलब हमारी मंदाकिनी युवा अवस्था की मंदाकिनी है जो सर्पिला काल लिए हुए है। हमारी मंदाकिनी युवा अवस्था की मंदाकिनी है जो सर्पिला काल लिए हुए है। इसका मतलब हमारी मंदाकिनी का आकार टेढ़ा मेढ़ा है। हमारी मंदाकिनी का आकार टेढ़ा मेढ़ा है। और एक मंदाकिनी नहीं है, अरबों मंदाकिनी ब्रह्मांड में। अरबों मंदाकिनियों को मिला करके ब्रह्मांड कहा गया है। अरबों मंदाकिनियों को मिला करके ब्रह्मांड है। चूंकि 80% मंदाकिनी युवा अवस्था की है, इसका मतलब मंदाकिनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमारी मंदाकिनी युवा अवस्था की मंदाकिनी है। अब एक दो मंदाकिनी नहीं, बहुत से मंदाकिनी है, इसलिए हम अपनी मंदाकिनी का नाम रखेंगे। कुछ नाम होना चाहिए। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या होगा? क्योंकि हमारी मंदाकिनी यहाँ से देखने पर आकाश में दूध की तरह साफ दिखाई देती है। दूध की तरह साफ दिखाई देती है।
इसलिए इसको दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे, मिल्की वे। इसलिए दुग्ध मेखला कहते हैं क्योंकि आकाश में देखने पर एकदम साफ दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, दूध की तरह एकदम चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम है दुग्ध मेखला। आकाश में दिखाई दे रही है इसलिए इसका नाम आकाश गंगा है, आकाश गंगा। गंगा की तरह, जैसे गंगा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर चमक रही है, तो ऐसे आकाश में टेढ़ी मेढ़ी, चूंकि नदी भी, गंगा भी टेढ़ी मेढ़ी नदी है, सुंदर दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, ऐसे आकाश गंगा साफ दिखाई देती है, आकाश की तरह आकाश में है और गंगा की तरह साफ सुंदर है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा यानी कि दूध मेखला यानी कि मिल्की वे। मिल्की वे ऐसे लिख देगा, मिल्की वे। तो हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है? आकाश गंगा यानी कि दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। दुग्ध मेखला क्यों कहीं क्लियर हो गया, यानी कि दूध की तरह एकदम साफ हमारी मंदाकिनी एकदम चमक रही है, झलझला रही है, इसलिए इसका नाम दुग्ध मेखला दे दिया गया। आकाश में गंगा की तरह साफ है, स्वच्छ है, इसलिए इसका नाम दे दिया आकाश गंगा। हमारी मंदाकिनी के पास में बहुत सी मंदाकिनियां हैं। हमारी मंदाकिनी के पास में एक मंदाकिनी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारी मंदाकिनी के पास में एक नई मंदाकिनी जिसका नाम है एंड्रोमेडा, ये भी सर्पिलाकार लिए हुई है, बहुत बड़ी है। और नई एक मंदाकिनी हमारे मंदाकिनी के पास खोजी गई है, ड्वार्फ मंदाकिनी। ये पूछता रहता है नई अभिज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी, जबकि हमारी मंदाकिनी के पास में एंड्रोमेडा मंदाकिनी है। तो हमारी मंदाकिनी जो युवा अवस्था की मंदाकिनी है, सर्पिलाकार लिए हुई है। दोस्तों इतना क्लियर हो गया। अब आइए मंदाकिनी के बारे में जाने और थोड़ा सा। दोस्तों अरबों मंदाकिनियों के समूह को क्या कहा गया? ये सब कहा गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन होता कि मंदाकिनी को सबसे पहले देखा किसने था? मंदाकिनी को सबसे पहले देखा किसने था? गैलीलियो ने। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे। गैलीलियो एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा था। गैलीलियो नाम था। गैलीलियो ने गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले दूरदर्शी बनाया था, जो दूर की वस्तुओं को देख लेता था, खगोलीय दूरदर्शी। तो गैलीलियो ने सबसे पहले मंदाकिनी को देखा था। अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहा गया। इस प्रकार की ये संरचना है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी मंदाकिनी आकार कैसा है, सर्पिलाकार क्यों है, कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी उठेंगे कि मंदाकिनी से क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके आगे हम लेके चलेंगे नया टॉपिक, तारों का जीवन चक्र। क्योंकि मंदाकिनी है क्या? तारों का एक समूह है। तारों का बहुत से तारे हैं, एक दो तारे नहीं, अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहा गया। इसलिए हम तारों का जीवन चक्र जानेंगे। जीवन चक्र मंदाकिनी आया कहाँ से? जीवन चक्र तारों से आया। तारों के, अरबों तारों के समूह को अरबों मंदाकिनी ये है। ये क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी का आकार कैसा है भैया? सर्पिलाकार। इसमें कितने तारे हैं? एक दो तारे की कितने तारे हैं? 1000, 50,000, लाख, 2 लाख, अरब, अरबों तारे हैं, एक दो नहीं, अरबों तारे। अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी